क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, एनटीएस गैट, एनटीएस नेट और जीमैट टाइप टेस्ट जो पाकिस्तान में अमूमन लिए जाते हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन एवेल्युएट करता है आपकी रीजनिंग एबिलिटीज़ को और उसमें यूज़ किया जाता है एवेल्युएटिंग आर्गूमेंट्स को, जो अभी हम डिटेल में देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं और रीजनिंग एबिलिटीज़ किस किस तरीके से जज की जाती है। क्रिटिकल रीजनिंग में या लॉजिकल रीजनिंग में एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया जाता है जिसको हम स्टिमुलस कहेंगे, या शॉर्ट पैराग्राफ भी लेक्चर के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन स्टेम होती है और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने करना क्या है, और उसके बाद आपको 5 आंसर चॉइसेस, समटाइम 4 भी हो सकते हैं, दिए जाते हैं और वो आपके क्वेश्चन का आंसर होता है जिसमें से आपने चूज़ करना होता है कि करेक्ट आंसर कौन सा बन सकता है। मसलन आप ये देखें कि ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, ये स्टिमुलस है और उसके बाद ये क्वेश्चन स्टेम है, और क्वेश्चन स्टेम के बाद ये 5 आंसर चॉइसेस आपको दिए गए हैं ए से ई तक। ये बाद का डी तक होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस में ये 5 होते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ क्या है? ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें फैक्ट्स बयान किए जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कंक्लूजन ड्रॉ करें या कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दें। स्टिमुलाई में एक आर्गूमेंट होता है आमतौर पर, एंड क्वेश्चन स्टेम उससे मुताल्लिक होती है और इन दोनों से मिलकर क्वेश्चन बनता है। यानी कि अब अगर हम कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन ये पैराग्राफ से क्या रिज़ल्ट निकाला जा सकता है, और अमूमन रिज़ल्ट पैराग्राफ में ख़ुद दिया होता है कि 2-3 इन्फॉर्मेशन देकर और कोई रिज़ल्ट निकालते हैं। अब फिर इस रिज़ल्ट से यानी कि कंक्लूजन से मुतालिक आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट सही निकाला गया है, क्या ये रिज़ल्ट गलत है, या ये वीक है, या ये स्ट्रॉन्ग है। बाज़ औक़ात आपसे कहा जाता है कि इस रिज़ल्ट को वीक कर दें। वो चॉइसेस में से आप चूज़ करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इस रिज़ल्ट को वीक कर देगी। बाज़ औक़ात आपसे कहा जाता है कि आप इसको स्ट्रॉन्ग करें, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चॉइसेस को देखते हैं और उसमें से चूज़ करते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट भी शामिल कर दी जाए तो ये कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाज़ औक़ात फला पूछा जाता है कि इसमें गलती क्या है। अब कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कैसे करें? कंक्लूजन को आइडेंटिफाई बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। वैसे तो पढ़ने से ख़ुद पता चल जाता है कि पैराग्राफ में कहाँ पर वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, लेकिन आमतौर पर ये देयरफॉर के बाद होता है, दस के बाद होता है, या हैंस के बाद, या इसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट, एज ए रिज़ल्ट या कंक्लूड के लफ्ज़ के बाद अमूमन कंक्लूजन होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉमन क्वेश्चंस में ये इन अल्फाज के बाद कंक्लूजन आ जाता है। अब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ क्या होती है? क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये होती है कि आप उसमें उस रीज़न को तलाश करें कि जिसकी बुनियाद पर रिज़ल्ट निकाला गया है, यानी कि कंक्लूजन कैसे ड्रॉ हुआ, और वो जो रीज़न होती है कंक्लूजन की उसको हम कहते हैं प्रेमिस, और ये एक फैक्ट की शक्ल में मौजूद होती है। तो प्रेमिसेस यानी कि प्रेमिस जो है एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। चंद इन्फॉर्मेशन यानी कि 2-3 इन्फॉर्मेशन देकर भी कंक्लूजन लिया जा सकता है। तो अगर वो इस तरह से है तो आपको प्रेमिसेस यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तलाश करनी पड़ेगी जिनकी बेस पर रिज़ल्ट ड्रॉ किया जाता है। प्रेमिस खुद क्या है? प्रेमिस इन्फॉर्मेशन है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में दी गई है वो प्रेमिस है, और इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि ये वाकई है, यानी कि उसमें जैसे दिया गया है वो सही है, एंड दैट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू ड्रॉ ए कंक्लूजन, और इसको कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ट्रुथ मानते हैं अगर इसके पीछे कोई फोर्स मौजूद हो, कोई इंफॉर्मेशन एजेंसी मौजूद है, और अगर ये वैसे जनरलाइज दी गई है तो अमूमन इसे वीक समझा जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टिमुलस दिया गया है कि सन ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट्स अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी ऑफन कंटेन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एग्जिजरेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट। अब आप इसमें देखें अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी, अब इसके बाद
ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ये इन्फॉर्मेशन इस स्टडी पर बेस करती है, यानी कि ये इसका प्रेमिस है और इसको अथेंटिक माना जाएगा क्योंकि ये एक रीसेंट स्टडी की बेस पर है। अगर स्टडी सही है तो ये इन्फॉर्मेशन भी सही है। तो इस तरह से कुछ एजेंसीज जैसे गवर्नमेंट की स्टेटमेंट दे दी जाती है या किसी साइंटिस्ट को कहा जाता है, तो अगर उस इंफॉर्मेशन को देने वाली एजेंसी या पर्सन खुद अथेंटिक है तो इन्फॉर्मेशन भी अथेंटिक मानी जाएगी। अदरवाइज जनरल स्टेटमेंट्स अमूमन वीक होती हैं। अब हम प्रीमिस को वैल्यूएट करते हैं, देखें कि किस तरीके से ये इफ़ेक्ट होते हैं और किस कदर ये वैलिड होते हैं। जॉन्स कार्स हैज़ व्हील, जॉन की कार में व्हील हैं क्योंकि बिकॉज ऑल कार्स हैव व्हील्स, क्योंकि तमाम कार्स में व्हील मौजूद होती हैं। तो आप ये देखें कि ये क्या स्टेटमेंट बनी है हमारे पास। ये इंफॉर्मेशन है, ये प्रीमिस है कि ऑल कार्स हैव व्हील, तमाम कार्स में व्हील होते हैं, इसलिए जॉन की कार में भी व्हील होंगे। तो ये कंक्लूजन है। किसकी बेस पर है? ये जो इन्फॉर्मेशन सेकंड पार्ट में दी गई है। अब यहाँ से देखें, पता चल रहा है कि जो कंक्लूजन है वो ज़रूरी नहीं है कि एंड पर आए, ये सेंटेंस के शुरू में भी आ रहा है और रीज़न या प्रीमिस बाद में दी गई है। ये रिवर्स भी हो सकता था। इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए कि ये वैलिड आर्गूमेंट है या नहीं, या ये प्रीमिस इसकी रीज़न बन सकता है या नहीं, हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर दें। ऑल कार्स हैव व्हील्स, तमाम कारों में व्हील होते हैं क्योंकि जॉन की कार में व्हील हैं। अब आप देखें कि ये स्टेटमेंट अब ट्रू नहीं रही, ये इसकी रीज़न नहीं बन सकता। लेकिन पहले स्टेटमेंट में ऑल कार्स हैव व्हील्स, इसलिए जॉन की कार में भी व्हील होंगे। लेकिन अगर जॉन की कार में व्हील हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऑल कार्स में भी व्हील हों, क्योंकि ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। बाज़ औक़ात ये प्रेमिस हिडन होता है, छुपा होता है, या स्टेटमेंट दी नहीं जाती और उसके बाद हम इसको तलाश करते हैं। अब इसको तलाश कैसे किया जाए कि ये प्रेमिस है किधर? सीधा सा तरीका, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन प्रेमिस पर बेस करता है। तो जब आपको प्रेमिस ना मिल रहा हो तो आप पहले कंक्लूजन को ढूंढ लें कि कंक्लूजन क्या है उसमें। जब कंक्लूजन मिलेगा तो उसकी रीज़न तलाश करें कि इसने रिज़ल्ट किसकी बेस पे निकाला है। तो जिसकी बेस पे ये कंक्लूजन आया होगा वही उसकी प्रीमिस या बेस होगी जहाँ से ये आंसर आ रहा है। यानी कि इफ़ यू कैन नॉट फाइंड द प्रीमिस राइट अवे, आइडेंटिफाई द कंक्लूजन एंड यू विल श्योरली रिकॉग्नाइज विच सेंटेंसेस स्टेट द प्रीमिसेस अपॉन विच द कंक्लूजन मस्ट बी बेस। तो आप कंक्लूजन तलाश करेंगे तो उसके बाद आपको उसकी रीज़न भी वहाँ पर नज़र आ जाएंगी, अगर आप गौर करेंगे कि ये किस वजह से ये रिज़ल्ट निकाला जा रहा है। तो सीधा सा तरीका बन जाएगा ये अगेन कि आप अपने आप से सवाल करें कि कंक्लूजन कहाँ से आया और फिर उसको तलाश करें। बाज़ औक़ात एक जनरल स्टेटमेंट अगर आपके दिमाग में आ जाती है कि ये रिज़ल्ट इस वजह से आ सकता है, तो देखा यह गया है कि वही उसी तरह की मिलती जुलती रीज़न वहाँ पर भी पैराग्राफ में भी मौजूद होती है। अब हम देखते हैं अजम्पशंस को। अजम्पशन एक्चुअली मिसिंग लिंक्स होते हैं कि आपको एक प्रेमिस दिया गया, उससे एक रिज़ल्ट लिया गया, लेकिन अपेरेंटली सामने जो कुछ लिखा होता है वो एक दूसरे से इस कदर रिलेट नहीं होता कि वो रिज़ल्ट निकाला जा सके। उसके बीच में कोई अजम्पशन भी मौजूद होती है जो राइटर के दिमाग में मौजूद होती है और वो उसकी बेस पे रिज़ल्ट निकाल रहा होता है। अदरवाइज़ उस अकेले प्रेमिस से रिज़ल्ट नहीं आ सकता। तो हम बाज़ औक़ात इनके लिंक्स भी तलाश करते हैं और ये लिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनमें अजम्पशन तलाश करके हम लिंक को वीक करते हैं या स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाता है। तो आगे एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से अजम्पशन जो है ना वो लिंक प्रोवाइड करती है और ये मिसिंग होता है अमूमन प्रेमिस और कंक्लूजन के दरमियान। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन ए स्लीप स्टडी वेयर हाफ ऑफ देम स्लेप्ट फॉर फुल 8 hours एंड द अदर हाफ वर woke up 2 or 3 times during the night. The half that slept the full 8 hours uninterrupted performed better on average on a logical reasoning exam the next day than the other half whose sleep was interrupted.
Therefore, people have the best brain function where they sleep for a full 8 hours uninterrupted. अब इसमें देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है. एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इन पर यह स्टडी मुश्तमिल है. इनके दो हिस्से बनाए गए, जिसमें से हाफ जो है फुल नाइट विदाउट ब्रेक सोए, और दूसरा जो ग्रुप था हाफ स्टूडेंट्स का, वो 2 या 3 टाइम नींद उनकी डिस्टर्ब हुई और वो रात को उठे और उसके बाद सोए. दी हाफ दैट स्लेप्ट द फुल नाइट, और उसमें से जो हाफ फुल नाइट सोए थे अनइंटरप्टेड, तो अगले दिन लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट में उन्होंने परफॉर्म बेटर किया उनके मुकाबले में जिनकी नींद डिस्टर्ब हुई थी. उसकी बुनियाद पर देयरफॉर, देखें ये देयरफॉर जो है इंडिकेटर है कि आगे कंक्लूजन आ रहा है. पीपल हैव द बेस्ट ब्रेन फंक्शन, द बेस्ट ब्रेन फंक्शन व्हेन दे स्लीप फॉर ए फुल 8 आवर्स. अब आप इसके अंदर देखते हैं कि क्या मिसिंग लिंक्स हैं और कौन सी एजम्पशंस यूज़ हो रही हैं. नंबर 1, सैम्पल ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, और उसकी बुनियाद पर जो रिज़ल्ट लिया जा रहा है वो जनरल पीपल, जबकि ये स्टूडेंट्स थे. अब इस पीपल में तो हर एज ग्रुप को शामिल करना होगा. वो ज़्यादा उम्र के लोग भी हो सकते हैं, बिज़ी लोग भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी लोग भी हो सकते हैं, फारिग लोग भी हो सकते हैं, छोटे लोग भी हो सकते हैं, छोटी एज में छोटे लोग भी हो सकते हैं. तो ये कैसे हो सकता है कि कॉलेज ग्रुप के ऊपर जो रिसर्च की गई कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर जिनकी एज 18 से 22 साल थी, वो तमाम लोगों पर अप्लाई की जा सके? तो अब इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई मिसिंग लिंक होना चाहिए, कोई अजम्पशन होनी चाहिए, अदरवाइज ये इसका रिजल्ट नहीं दे सकता. The people who were tested were all college students, who on average are aged 18 to 22. However, the conclusion is about people in general, which is a leap in logic. यानी कि आपने एक छोटी चीज़ को लेकर एक बड़ी जंप लगाई और तमाम लोगों को उसमें शामिल कर दिया. हालांकि आपकी रिसर्च तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के बारे में थे जिनकी एज ग्रुप ये हो सकती है, और रिज़ल्ट जो है वो तमाम लोगों के लिए कंक्लूड किया गया, जो कि गलत है. इसका मतलब है या तो इसके अंदर कोई लिंक मिसिंग है या फिर ये इसकी प्रीमिस नहीं बन सकती. उसके बाद है ए हायर स्कोर ऑन लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट डजंट नेसेसरीली मीन्स ए हाई ब्रेन फंक्शन. अब एक टेस्ट में यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट हुआ है और उसमें उन लोगों ने परफॉर्म बेटर किया है, उसकी बुनियाद में हम कैसे कह सकते हैं कि हायर ब्रेन फंक्शन इससे रिलेट करता है, क्योंकि हायर ब्रेन फंक्शन सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के लिए नहीं होता. हो सकता है कोई मैकेनिक जो है वो बहुत अच्छा ब्रेन रखता हो और वो लॉजिकल रीजनिंग में फेल हो जाए. तो इसलिए लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट में स्कोर आने से हम ब्रेन फंक्शन को कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये भी एक जंप है कि आप या ये जो कंक्लूजन लिया गया है वो एक छोटी चीज़ से जनरल चीज़ की तरफ तमाम चीज़ों के ऊपर लेकर आ गए. तो या तो इनके लिंक भी कोई इनके दरमियान कोई अजम्पशन है या ये खुद अज्यूम्ड स्टेटमेंट है. फिर दूसरा द वर्ड बेस्ट, द बेस्ट, ये एक इतनी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है जो कि अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि स्टडी ग्रुप जो था 2 डिफरेंट स्लीप सिनेरियोज पर था. जस्ट बिकॉज वन इज़ बेटर देन द अदर डजंट नेसेसरी मीन दैट दिस इज़ द बेस्ट. 2 चीज़ों का आपने कंपैरिजन किया और एक छोटे से ग्रुप का जिनकी एज ये है, उसकी बुनियाद पर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रेन उन्हें कैसे कह सकते हैं द बेस्ट. तो आप ये देखें कि इसमें इस तरह से आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी जिनका आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं होता. तो या तो उसकी कोई रीज़न मिस होती है कि उसने ये रिज़ल्ट कैसे निकाला, या फिर वो रिज़ल्ट रॉन्ग होता है कि बाज़ का छोटी चीज़ से बड़ा रिज़ल्ट निकाला जाता है या बाज़ का बड़ी चीज़ से छोटा रिज़ल्ट निकाल लिया जाता है. तो वो करेक्ट नहीं होते, ये अजम्पशंस हैं कि वो खुद अपने तौर पर अज्यूम कर रहे हैं, वरना वो स्टडी उसको रिलेट नहीं कर पा रही. अब आंसर क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? द करेक्ट आंसर टू स्ट्रेंथन और अजम्पशन क्वेश्चन इज यूजुअली समथिंग दैट फिल इन द होल लेफ्ट बाय द मिसिंग लिंक. ये आगे जाकर जब हम स्ट्रेंथन और अजम्पशन क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें ये जो मिसिंग लिंक है, जैसे अभी वो ब्रेन फंक्शन का हुआ कि स्टूडेंट का एज ग्रुप का लिंक मिस था कि वो जनरलाइज लोगों पर कैसे अप्लाई हो गया.
तो जब हमें स्ट्रेंथन वीकन के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वहाँ पर ये मिसिंग लिंक ही इम्पॉर्टेंट होगा। हम इस मिसिंग लिंक को ही एक्सप्लॉइट करेंगे किसी चीज़ को वीक करने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फ्लॉ क्वेश्चन में भी मिसिंग लिंक ही हाईलाइट किया जाता है कि इसके दरमियान ये चीज़ मिस है, इसलिए ये रिजल्ट फ्लॉड है। फिर वीकन क्वेश्चन में भी मिसिंग लिंक को ही एक्सप्लॉइट किया जाता है कि उसको या तो बीच में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्वेश्चन वीक हो जाए, कंक्लूजन वीक हो जाए, या फिर उस मिसिंग लिंक की बेस पे ही हम स्टेटमेंट चूज करते हैं कि ये वीकन करने वाली स्टेटमेंट कौन सी है। फिर आते हैं डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्टर आर कॉमनली रेफर टू एज ट्रैप आंसर चॉइसेस एंड देयर एलिमिनेशन इज नेवर ऑटोमेटिक। ऐसे आंसर चॉइसेस जो देखने में सही लगते हैं लेकिन वो गलत होते हैं। ट्रैप आंसर चॉइसेस होते हैं कि वो बिल्कुल आपको फील होगा कि ये आंसर सही है, लेकिन एक्चुअली वो गलत होते हैं क्योंकि उसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट की कंट्राडिक्शन या मिसिंग लिंक या कोई डिस्ट्रैक्टर मौजूद होता है जो आपका ध्यान उस चीज़ की तरफ नहीं जाने दे रहा जो एक्चुअली उस क्वेश्चन में लिखी हुई है, लेकिन कॉमनली उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मसलन ये एक पैराग्राफ देखते हैं। टू फार्मर्स हु नेवर लेफ्ट देयर फार्म्स देयर होल लाइफ। टू फार्मर्स हैं जिन्होंने कभी भी अपने फॉर्म से ज़्यादातर इधर उधर नहीं गए और होल लाइफ उन्होंने अपने फॉर्म पर गुजारी। पर लुकिंग एट देयर डॉग्स, वो अपने डॉग्स को देख रहे हैं, एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल देयर बॉर्डर कुलीज डॉग की एक नस्ल है, बॉर्डर कुली वर ब्लैक एंड वाइट। देखें, लुकिंग एट देयर डॉग्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके जो कुलीज हैं वो ब्लैक एंड वाइट हैं। The border collies were the only thing that the farmer ever saw as a mix of black and white. अब यहाँ पर देखें, उसने कहा कि बॉर्डर कुलीज जो थे were the only thing that the farmers ever saw as a mix on black and white. उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ यही डॉग्स देखे थे जो ब्लैक एंड वाइट थे। फार्मर रब नवाज luckily but correctly observed that if something is a border collie, अगर कोई बॉर्डर कुली डॉग है या समथिंग, कोई भी चीज़ जो बॉर्डर कुली के नाम से है, देन इट मस्ट बी ब्लैक एंड वाइट, तो वो ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए। यानी कि अब हम इसको कहेंगे कि अगर ब्लैक एंड वाइट है कोई चीज़ तो वो बॉर्डर कुलीज है। अच्छा, दूसरा जो है फार्मर गामा, देन रिमार्क दैट इफ समथिंग इज नॉट ब्लैक एंड वाइट, अगर कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है तो वो बॉर्डर कुली भी नहीं है। यानी कि देखें, अगर इसको गौर करें तो ये वही बात है, लेकिन स्टेटमेंट में फ़र्क पड़ गया है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, अगर वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है तो वो कुली भी नहीं है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट होगा तो वो कुली होगा। अब इसको डिटेल में लेते हैं। ये पैराग्राफ जो अभी पढ़ा गया वो है, और उसके बाद ये क्वेश्चन स्टेम आ गई। द आर्गूमेंट इज़ फ्लॉड प्राइमरी बिकॉज फार्मर गामा। फ्लॉड, इसमें क्या गलती है? कौन सी ऑप्शन चॉइस आपको बताती है कि पैराग्राफ में ये गलती मौजूद है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है कि समथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट देन इट इज़ कुली की स्टेटमेंट गलत साबित हो जाए, कि किस वजह से? द आर्गूमेंट इज़ फ्लॉड प्राइमरी बिकॉज फार्मर गामा, ऑप्शन ए, fails to realize that there are other dog breeds apart from border collies. Fails to realize that there are other dogs breeds apart from, यानी कि उन्हें यही नहीं पता कि डॉग ब्रीड्स में कुलीज के अलावा भी कोई ब्रीड होती है। ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। हमें ये ज़रूर बताया गया है कि वो हमेशा अपने फॉर्म पर रहे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि अदर डॉग ब्रीड अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर कुलीज वो वाकिफ़ थे या नहीं, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फेल टू रियलाइज दैट बीइंग ब्लैक एंड वाइट इज़ नेसेसरी बट insufficient condition to be called a border collie. Fail to realize that black and white is a necessary but insufficient condition to be called as border collie. Yes, अब आप देखें कि इन लोगों ने जो स्टेटमेंट दी, इन्होंने होल लाइफ फॉर्म पर गुजारी
और उन्होंने अपने डॉग्स को, बॉर्डर कुलीज को ऑब्जर्व किया और उसकी बेस पे रिजल्ट दिया कि जो ब्लैक एंड वाइट है वो बॉर्डर कुली है, और अगर कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है तो वो बॉर्डर कुली भी नहीं है। तो ये किस चीज़ को मिस कर रहे हैं? वो अपने तौर पर ये समझ रहे हैं कि यही कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट तो कैट भी हो सकती है। तो ये इन्होंने डॉग की बात नहीं की, इन्होंने कहा समथिंग इज ए बॉर्डर कुली। और इसी तरीके से इफ समथिंग इज नॉट ब्लैक एंड वाइट, तो कोई भी ब्लैक एंड वाइट चीज़ जो है वो डॉग कैसे हो सकती है? इसलिए ये इनसफिशिएंट कंडीशन है टू बी कॉल्ड एज बॉर्डर कुली। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर बी हो सकता है। मज़ीद डिटेल अभी देखते हैं, क्योंकि ये करेक्टली आंसर है इसका। बाकी ऑप्शंस में क्या फ्लॉ है? सी ऑप्शन है लैक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन on which to be based the condition for being a border collie. Lack sufficient information on which to base the condition. Sufficient information जिसकी बेस पर being a border collie उन्होंने कहा। तो आप देखें कि ये lack sufficient information उनके पास नहीं है जिसकी बेस पे वो ये कह रहे हैं। उनके लिहाज से उनके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है और ऑब्जर्व्ड, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आई थी, वर लुकिंग एट देयर डॉग्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल बॉर्डर कुलीज वर ब्लैक एंड वाइट, द बॉर्डर कुली वर द ओनली थिंग द फॉर्मर हैड सा रब नवाज करेक्टली। ये स्टेटमेंट, इसका मतलब है ये उनके पास लैक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी और उन्होंने करेक्टली ऑब्जर्व किया था, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। ओनली ऑब्जर्व वन टाइप ऑफ फिनोमिना बॉर्डर कुलीज एंड देयर कलर। ये कंट्राडिक्ट कर रही है एक स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने ओनली ऑब्जर्व वन टाइप ऑफ फिनोमिना बॉर्डर कुली एंड देयर कलर। उन्होंने, ये क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने सिर्फ यही ऑब्जर्व किया, जबकि ये फ्लॉ नहीं है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। कंट्राडिक्शन और क्रिटिसिज्म तो हो सकती है, लेकिन ये इसका फ्लॉ नहीं है कि जिसकी बिना पे हम कहेंगे ये जो आर्गूमेंट दिया गया है ये फ्लॉड है। ई ऑप्शन डिमॉन्स्ट्रेट ओनली लिमिटेड नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड। ये खुद उन्होंने शुरू के अंदर ही बता दिया है, हु नेवर लेफ्ट देयर फॉर्म्स, तो इसलिए ये भी फ्लॉ नहीं काउंट होगा। अब बी आंसर हम देखते हैं, फेल टू रियलाइज दैट बीइंग ब्लैक एंड वाइट इज़ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट। ये उनको इल्म नहीं था कि ये इसकी जो इंफॉर्मेशन उनके पास है ये इनसफिशिएंट है और ये नेसेसरी भी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यही इसमें फ्लॉ है आर्गूमेंट में। बाकी चीज़ें हम चेक कर चुके हैं, इसलिए वो इसका आंसर नहीं हो सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन टाइप्स को देखते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वीकन, करेक्ट आंसर पॉइंट्स आउट ए फ्लॉ इन दी आर्गूमेंट और मेक द कंक्लूजन लेस लाइकली टू बी ट्रू। वीकन के क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि आप इसमें वो स्टेटमेंट तलाश करें जिसकी वजह से ये वीक हो जाए, यानी कि इसको लेस एक्सेप्टेबल बनाना होता है या अपोजिट करना होता है कि वो जो दिया गया है उसे एक्सेप्ट ना किया जाए, रिज़ल्ट जो है वो वीक हो जाए, आप डाउट में पड़ जाएं कि ये रिज़ल्ट सही भी है या नहीं। स्ट्रेंथन के क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इम्प्रूव द स्टिमुलस आर्गूमेंट और मेक द कंक्लूजन मोर लाइकली टू बी ट्रू। तो जो स्ट्रेंथन में ऑप्शन चॉइस आप चूज़ करते हैं वो इस आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देता है कि अगर आप उस पर बिलीव कर रहे थे कि हाँ कंक्लूजन सही है, तो उस आंसर चॉइस को करेक्टली उसमें ऐड करने के बाद आप उस पर मोर बिलीव करेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अजम्पशन के क्वेश्चन, सिमिलर टू स्ट्रेंथन बट करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू। अजम्पशन ढूंढी जाती है कि इसमें अजम्पशन कौन सी है, अजम्पशन वो होगी जिससे कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा। फिर है रीजनिंग के क्वेश्चन, आइदर डिस्क्राइब द फ्लॉड रीजनिंग विद इन एन आर्गूमेंट और फाइंड एन आर्गूमेंट विद सिमिलर रीजनिंग, यानी कि इसमें रीजनिंग का स्ट्रक्चर और टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं कि फ्लॉ बताएं या आर्गूमेंट में कोई चीज़ ढूंढ कर बताएं, या सिमिलर रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं कि अगर ये इस तरह से इसमें रीजनिंग दी गई है तो बाकी चॉइसेस में से कौन सी रीजनिंग इससे मिलती जुलती है। फिर कंक्लूजन के क्वेश्चन,
ड्रॉ ए कंक्लूजन और इन्फ्रेंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द स्टिमुलस और आइडेंटिफाई व्हाट मस्ट बी ट्रू बेस्ड ऑन द स्टिमुलस। कंक्लूजन ड्रॉ कराने को कहा जाता है, इन्फ्रेंस कराने के लिए कहा जाता है, या फिर इंफॉर्मेशन इन द स्टिमुलस देने के लिए कहा जाता है। तो करेक्ट और रॉन्ग चीज़ें पूछी जाती हैं, ये कंक्लूजन के क्वेश्चन होते हैं। फिर एक्सप्लेन क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रिकनसाइल टू सीमिंगली कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दैट अपीयर इन द स्टिमुलस। स्टिमुलस में दो डिफरेंट कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आती हैं और उनको एक्सप्लेन कराया जाता है कि ये किस तरह से एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में नहीं है या उनका कंट्राडिक्शन रिजॉल्व करने के लिए कहा जाता है। वैल्यूएट क्वेश्चन में find information that would help you evaluate the argument whether the conclusion is valid or not, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फिर बोल्ड फेस होते हैं कि आपको पैराग्राफ में कोई एक पार्ट बोल्ड करके उससे मुतालिक कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कंप्लीट द पैसेज, कि पैसेज को कंप्लीट करें कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिस है या क्या चीज़ दी जाए तो ये सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। All the members of the student right coalition signed the petition calling for a meeting with the university trustees. Akbar must be a member of the student right coalition since his signature appear on the petition. इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है all the members of right coalition signed the petition. अकबर मस्ट बी मेंबर ऑफ द स्टूडेंट राइट कोलिशन, के अकबर इसका मेंबर होगा क्योंकि सिंस हिज सिग्नेचर अपीयर्स ऑन द पिटीशन, पिटीशन पे उसके साइन मौजूद हैं, इसलिए वो भी राइट कोलिशन का मेंबर होगा। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो क्वेश्चन स्टेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट्स द सेंट्रल फ्लॉ इन द रीजनिंग अबव। बेस्ट स्टेट द सेंट्रल फ्लॉ, इसमें फ्लॉ क्या है रीजनिंग अबव। अब आप ये देखें कि इसमें कहा गया कि अकबर जो है वो मेंबर होना चाहिए क्योंकि उसके साइन उस पिटीशन पर मौजूद हैं। अब हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल नहीं दी गई कि क्या सिर्फ राइट कोलिशन के मेंबर्स ने ही उस पर साइन करने थे। इस पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ऑल मेंबर ने साइन कर दिए, उस पर किसी और के साइन थे या नहीं थे या किसी ने बाद में करने थे या नहीं थे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसकी मदद से हम कैसे कह सकते हैं कि अकबर के साइन अगर उस पर मौजूद हैं तो वो उनका मेंबर होगा। जैसे कि कॉलेज स्कूल वगैरह के अंदर या यूनिवर्सिटी में बाज़ का कोई ग्रुप स्टूडेंट्स का वो वीसी से या चेयरमैन से कोई बात करनी होती है, कोई बात मनवानी होती है, तो 10-15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो है उस पर साइन कर देता है। तो अगर उसके ऊपर कोई क्लर्क भी साइन कर दे तो क्या वो स्टूडेंट का मेंबर बन जाएगा? तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होता कि इस पर सिर्फ और सिर्फ कोलिशन के राइट कोलिशन के स्टूडेंट राइट कोलिशन के मेंबर ने साइन करने हैं, फिर अकबर लाजमी तौर पे मेंबर होता। लेकिन हमें सिर्फ ये कहा कि तमाम स्टूडेंट्स राइट कोलिशन ने साइन किए, उसके ऊपर किसी और के साइन थे या नहीं थे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम चॉइसेस को देखते हैं। Some members of the student right coalition may not support all of the organization's positions. ये irrelevant information है क्योंकि some members of the some की तो बात ही नहीं है। Right coalition may not support all of the organization's position, जबकि ऐसी बात उसमें नहीं की गई। It is possible that Akbar's signature on the petition was forged. जाली होने के बारे में यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके ऊपर उस फोर्जरी हुई है, इसलिए ये भी इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। एनी मेंबर ऑफ द स्टूडेंट बॉडी इज एलिजिबल, एलिजिबिलिटी की बात पैराग्राफ में या शॉर्ट्स जो स्टिमुलस है इसमें नहीं दी गई, इसलिए ये भी इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अकबर मे हैव रिज़ाइन फ्रॉम द स्टूडेंट राइट कोलिशन आफ्टर साइनिंग, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उसने रिज़ाइन दिया या नहीं दिया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। Some of those who signed the petition may not be member of the right coalition. Yes, ये इसका आंसर बनता है कि उसके पिटीशन के ऊपर कुछ ऐसे लोगों के साइन भी तो हो सकते हैं जो राइट कोलिशन के मेंबर ना हो। तो ये इसमें फ्लॉ है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की गई, इसलिए जो इससे रिजल्ट लिया जा रहा है कि सिंस हिज सिग्नेचर अपीयर ऑन द मेंबर
ऑन द पिटिशन अकबर मस्ट बी ए मेंबर, तो ये इसको रिलेट नहीं करता क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ राइट कोलेशन के स्टूडेंट ने ही साइन करने थे। The ice on the front windshield of the car had formed when moisture condensed during the night. The ice melted quickly after the car was warmed up the next morning because the defrosting vent, which blows only on the front windshield, was turned on full force. जैसे रात को गाड़ी अगर बाहर खड़ी रहे तो उस पर आइस जमा हो जाती है शीशों पर, या फॉग जमा हो जाती है, तो सुबह के वक्त आइस मेल्टेड क्विकली अगर कार के डिफ्रॉस्टिंग वेंट को चला दिया जाए तो फ्रंट शील्ड से फौरी तौर पर फॉग या आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है। और ये फ्रंट विंडशील्ड की बात कर रहा है जब उसे फुल फोर्स से चला दिया जाए। अब आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि कार पर अगर कार के ऊपर तमाम शीशों के ऊपर आइस मौजूद है और डिफ्रॉस्टिंग वेंट को फुल फोर्स से चला दिया जाए तो फ्रंट विंडशील्ड फ़ौरन साफ़ हो जाती है और आइस मेल्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ़ ट्रू मोस्ट सीरियसली jeopardizes the validity of the explanation for the speed with which the ice melted? जी, अब हमने jeopardize करना है, यानी कि इसको वीक करना है या ख़त्म करना है कि ये रिज़ल्ट जो निकाला गया है वो गलत है, यानी कि डिफ्रॉस्टिंग वेंट की मदद से फ्रंट विंडशील्ड को फ़ौरन साफ़ कर किया जा सकता है और ये डिफ्रॉस्टिंग वेंट की वजह से ये साफ़ होती है। ये रिज़ल्ट है। ऑप्शंस को देखते हैं। तो अगर हमने इसे वीक करना है तो हम क्या करेंगे कि इसके फ्रंट विंडशील्ड और डिफ्रॉस्टिंग वेंट का या तो लिंक तोड़ दिया जाए कि ये इसका असर इस पर नहीं होता, या फिर इसकी कोई पैरेलल रीजनिंग दी जाए कि डिफ्रॉस्टिंग वेंट की वजह से नहीं किसी और वजह से हो रहा है, या ये होता ही नहीं है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में। द साइड विंडोज हैड नो आइस कंडेंसेशन ऑन देम, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उस पर आइस होती है या नहीं होती है, और क्योंकि वैसे भी उसमें कार हेड फॉर्म मॉइस्चर कंडेंस ड्यूरिंग द नाइट की बात की गई है, जाहिर है कार के एक शीशे पर होंगे तो सारे शीशों पर ही आइस होगी। Even though no attempt was made to defrost the back window, the ice there melted at the same rate as did the ice on the front window. अब ये जो ऑप्शन है ये बता रहा है कि अगर सुबह के वक्त देखा जाए तो जिस रफ्तार से फ्रंट विंड शील्ड की आइस मेल्ट होती है उसी रफ्तार से उसी तरीके से बैक शील्ड भी साफ़ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्रॉस्टिंग वेंट तो काम ही नहीं करता, क्योंकि अगर वो इफ़ेक्टिव होता और उसकी वजह से ये फ्रंट विंडशील्ड साफ़ हो रही होती तो फिर बैक क्यों साफ़ होती है? इसका मतलब है उसका कोई रोल नहीं है। जिस तरीके से बैक वाली साफ़ हो जाती है आइस, उसी तरीके से विंडशील्ड फ्रंट सीट वाली भी साफ़ हो जाती है। तो इसका ये आंसर बन सकता है, क्योंकि ये इसे वीक कर रहा है कि ये डिफ्रॉस्टिंग वेंट का काम नहीं है, ये खुद ब खुद सारे ही शीशे साफ़ हो जाते हैं। The speed at which ice on window melts increases as the temperature of their air blown on the window increases. ये एक और इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसका इस वेंट डिफ्रॉस्टिंग वेंट और फ्रंट विंडशील्ड के दरमियान जो लिंक है उसको रिलेट नहीं करता। The warm air from the defrosting vent for the front windshield cooled rapidly as it dissipates through the rest of the car. ये भी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, क्योंकि ये डिफ्रॉस्टिंग वेंट की इफ़ेक्टिवनेस को बता रहा है कि इसकी वजह से तो एयर सारी जगह फैल जाती है और आइस साफ़ हो जाती है। तो ये एक्चुअली इसको वीक नहीं कर सकता, ये इसे स्ट्रॉन्ग करेगा। When the heater which blows warmer air toward the feet or faces of the, अगेन इसका आइस मेल्ट होने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये फीट और फेसेस ऑफ ड्राइवर की बात करना शुरू कर दी है इसने। इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। A NGO in Pakistan is trying to change the long-standing image of bats as frightening creature. The NGO contends that bats are feared and persecuted solely because they are shy animals that are active only at night. एक इमेज है पाकिस्तानी लोगों के जहन में बैट के बारे में। तो एक NGO उस लॉन्ग स्टैंडिंग इमेज को ख़त्म कराने के लिए काम करती है। वो उनको क्या आर्गूमेंट देती है कि बैट से लोग इसलिए डरते हैं
कंटेंट दैट बैट्स आर फियर्ड, बैट्स जो है खौफजदा करने वाली हैं, एंड परसिक्यूटेड सोलिली बिकॉज दे आर शाई एनिमल दैट आर एक्टिव ओनली एट नाइट। यानी कि ये जो बैट्स हैं ये शाई एनिमल हैं और रात को निकलती हैं और इस वजह से लोग इनसे डरते हैं। देखिए अब रीजनिंग क्या हो रही है कि लोग जो है बैट्स आर फियर्ड एंड परसिक्यूटेड, किस वजह से कि वो शाई एनिमल हैं और रात को निकलती हैं लोग, इसलिए उनसे एक्चुअली उनका जो इमेज है लोगों के जहन में कि वो खौफजदा करने वाली कोई चीज़ है, वो ये रीज़न उसने बताई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would cause the most serious doubt on the accuracy of NGO contention। यानी कि जो रीजनिंग वो कर रहे हैं कि इस वजह से लोग डरते हैं, उसको वीक करना है। cause the most serious doubt, शक व शुबा पैदा हो जाए कि ये बात सही है या नहीं। अब ऑप्शंस को देखते हैं। Bats are steadily losing natural roosting places such as caves and hollow trees and are thus टर्निंग टू मोर डेवलप्ड एरियाज फॉर रोस्टिंग। अब आप देखेंगे इसका रीजनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ उनका जो इमेज है वो और शाई एनिमल दैट अपीयर एट नाइट ये लेना था, जबकि ये एक जनरलाइज इकोसिस्टम की कोई बात कर रहा है कि रोस्टिंग प्लेसेस में वो हॉलो ट्रीज और केव्स ख़त्म हो गए इसलिए वो मोर डेवलप्ड एरियाज की तरफ आते हैं, तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है। Bats are the chief consumer of nocturnal insects and thus can help make their hunting territory more pleasant for human। ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका हमारे रीजनिंग आर्गूमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। Bats are regarded as frightening creature not only in Pakistan but also in India, यूरोप, अफ्रीका। ये भी एक अदर इंफॉर्मेशन है, रीजनिंग नहीं है कि लोग किस वजह से खौफजदा होते हैं, क्या वो रीज़न सही दी गई है या गलत, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। All are shy and active only at night, yet they are not generally feared and persecuted। Yes, ये आंसर बन सकता है। कैसे कि all और भी शाई हैं और रात को एक्टिव होते हैं। उल्लू भी शर्मीले भी होते हैं, शाई भी होते हैं और रात को एक्टिव होते हैं, लेकिन लोग इनसे नहीं डरते, जनरली feared and persecuted नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर रात को निकलना और शाई होना ही उनके डराने और खौफजदा करने की रीज़न होती तो फिर ऑल्स भी करते, ऑल्स से भी लोग उसी तरह से परसिक्यूटेड और फियर्ड होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये रीज़न सही नहीं है, क्योंकि अगर ये रीज़न होती तो फिर ये भी सही होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन बनेगा। रूरल हाउसहोल्ड्स हैव मोर परचेजिंग पावर than do urban or suburban households at the same income level. Since some of the income urban and suburban households use for food and shelter can be used by rural households for other needs. रूरल हाउसहोल्ड हैं मोर परचेजिंग पावर रखते हैं कि देहात के रहने वालों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है देन डू अर्बन और सब अर्बन, यानी कि शहर में रहने वाले और शहर के नज़दीक वाले एरियाज़ में रहने वाले लोगों के मुकाबले में। और ये भी याद रखें कि सेम इनकम लेवल को कंपेयर किया गया है, यानी कि देहात में रहने वाला पर्सन और शहर या शहरी मुज़ाफ़ात में रहने वाले पर्सन की इनकम लेवल्स अगर सेम रखी जाए, सेम लेवल के लोग लिए जाएं, तो देहात में रहने वाले की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। अब उसकी वो रीज़न क्या देता है, सिंस सम ऑफ द इनकम अर्बन एंड सब अर्बन हाउस होल्ड यूज फॉर फूड एंड शेल्टर, शहर और शहर के मुज़ाफ़ात में रहने वाले लोग जो फूड और शेल्टर पे जो खर्च करते हैं वो रूरल हाउस होल्ड्स के मुकाबले में ज़्यादा हैं, या कैन बी यूज बाय, इसने स्टेटमेंट दी है सेम इनकम अर्बन एंड सब अर्बन हाउस होल्ड यूज फॉर फूड एंड शेल्टर कैन बी यूज बाय रूरल हाउस होल्ड फॉर अदर नीड्स, कि जो शहर और शहर के मुज़ाफ़ात में रहने वाले लोग फूड और शेल्टर पे खर्च करते हैं, देहात का रहने वाला वो अदर नीड्स पर खर्च कर सकता है, इस वजह से उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। अब आप देखें कि यहाँ पर ख़ुद ब खुद हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कि वो मोर परचेजिंग पावर क्यों है, क्योंकि शहर या शहर के नज़दीक रहने वाले लोग फूड और शेल्टर पे खर्च करते हैं और देहात वाले को ये खर्च नहीं करना पड़ता, तो ये वाला पार्ट उनका बच जाता है, जिसकी वजह से उनकी अदर चीज़ों के ऊपर परचेजिंग पावर बढ़ जाती है।
क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द स्टेटमेंट मेड अबव। अब इन्फ्रेंसेस लेने के क्या इन्फ्रेंसेस हो सकते हैं। अब आप देखेंगे हम अगर ख़ुद भी गौर करें तो हमें खुद ब खुद ये समझ आ रहा है कि उनकी परचेजिंग पावर क्यों बढ़ जाती है। सेम इनकम लेवल है लेकिन फूड और शेल्टर के ऊपर, यानी कि घर के अखराजात, घर में रहने का किराया या जो भी खर्चे और खाने के अखराजात शहर के लोग ज़्यादा कर जाते हैं, देहात के लोगों के ये अखराजात कम होते हैं, तो उनके पास पैसे बच जाते हैं जो वो दूसरी चीज़ों पर ख़र्च करते हैं। तो अज्यूम ये किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो उसने फूड एंड शेल्टर जो शहर के लोगों के लिए है वो तो ख़ुद बता दिया कि वो ज़्यादा होता है, या ज़्यादा होता है या वो उस पर ख़र्च करते हैं। और दूसरे साइड पर कह रहा है कि रूरल हाउस होल्ड जो है अदर नीड्स पर खर्च करते हैं। इसका मतलब है रूरल हाउस होल्ड के जो लोग जो हैं वो फूड और शेल्टर पर खर्च नहीं करते, या करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं। यही इसमें अजम्पशन नज़र आती है। देखते हैं ऑप्शन में, द एवरेज रूरल हाउस होल्ड इंक्लूड्स मोर पीपल दैन डज द एवरेज सबअर्बन। नो, ये ख़ानदान के फैमिली के साइज़ की बात नहीं की गई। Rural households have lower food and housing costs than do either urban or suburban household. Yes, ये assumption हम खुद भी assume कर चुके थे, यही वही आंसर बन रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी।